तो कल से मैं ये नया ऐप ट्राई कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत कुछ गड़बड़ हो सकता है, बट लेट्स सी हाउ इफ़ वी कैन गो। सो जैसे आप देख रहे होंगे, एरर का टेरर। ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हिस्ट्री में हमें दिखते हैं कि जिसमें हम लोगों को वो एरर्स देखकर, वो गलतियां देखकर शायद हंसी आ जाए, राइट। अब ऐसी अगर गलती हम लोग कहीं पर देखते हैं, राइट, सो हमें ऐसा लगेगा कि अरे कितनी बेवकूफ़ी जैसी गलती हो गई। बट मेरे ख्याल से ऐसी गलतियों से सीखना बहुत ज़रूरी होता है। और आप 11th 12th के स्टूडेंट्स हो मैक्सिमम, या फिर आप कोई भी बिजनेसमैन हो, कहीं पर भी काम कर रहे हो, कोई प्रोफेशनल हो, आई एम श्योर कि ये जो पर्टिकुलर आज का हमारा टॉक है, ये काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। सो एरर का टेरर, obviously we are going to talk about some historical blunders in मेजरमेंट्स में होने वाली कई सारी ऐसी गलतियां जिसके बारे में हम यहां पर आज बात करेंगे। सो व्हाट आर दीज सम हिस्टोरिकल ब्लंडर्स इन मेजरमेंट? सो आई होप यू आर रेडी टू नो अबाउट दिस ब्लंडर्स। आपको यहां पर मजा आएगा ये देख के कि चीजें मेजर करना, वो मेजर करते वक्त चीजों का ध्यान रखना, ह्यूमन एरर्स को अवॉइड करना, ये कितनी इंपॉर्टेंट चीजें होते हैं, नॉट जस्ट इन प्रोफेशनल लाइफ बट ऑल्सो एवरीवेयर, यानी जहां पर भी देखो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप तो देखोगे कि नासा जैसी सबसे बड़ी जो कुछ भी एजेंसी हम लोग जानते हैं, राइट, एक बहुत बड़ी एजेंसी, इसरो आजकल हम लोग तो टक्कर दे रहे हैं, लेकिन नासा एक बहुत पुराना, बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन हम जिसे बोल सकते हैं, उनसे भी ये गलतियां छूटी नहीं है जो शायद हमें सुनकर हंसी आ जाए। सो लेट्स टॉक अबाउट अवर फर्स्ट ब्लंडर, फर्स्ट हिस्टोरिकल ब्लंडर। यह है वासा वॉरशिप। सुना है कभी नाम वासा वॉरशिप? एक्चुअली ये ऐसा एक वॉरशिप है कि ये बना, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा ये कब बना, कौन से कंट्री ने बनाया था वगैरह वगैरह। जब ये वॉरशिप बना तब ये समझा जाता था, कई कुछ एक्सपर्ट समझते हैं कि उस वक्त का दुनिया का सबसे पावरफुल वॉरशिप था, लड़ाई के काम में आने वाला। कई सारे तोहफे लगी थी, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही जबरदस्त प्रोजेक्ट। जिस राजा ने भी इसे बनवाया, जिस किंगडम ने भी इसे बनवाया, ये नाव, यानी पूरा एक सेरेमनी हुआ, बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, और उस प्रोग्राम में ये नाव छोड़ी गई। धीरे से ये नाव समुद्र में उतरी, थोड़ी देर में एक आध मील जाने के बाद डूब गई। सबसे पावरफुल नाव, सो वासा वॉरशिप, राइट। तो ये स्टोरी बस लोग देखते ही रह गए और डोंगा डूब गया, राइट। बस एक माइल चला गया, चली गई वो नाव और उसके बाद डूब गई। सो ये बात है 1628 की। इन 1628 स्वीडन में ये वॉरशिप बना था, नाम था वासा। अब ये जैसे ही कुछ एक दो माइल गई और डूब गई, डूबने के बाद नियरली 30 लोगों की डेथ उसमें हो गई। 64 ब्रॉन्ज कैनॉन्स लगे थे इस वॉरशिप पर, जिसके वजह से ये उस वक्त का काफी पावरफुल वॉरशिप समझा जाता था। अब हुआ ये कि ये वासा वॉरशिप डूबा, ये तो हमें मालूम है। इन 1961 1961 में इस नाव को फिर से ऊपर निकाला गया, समुद्र की जो कुछ भी डेप्थ है उसमें से ऊपर निकाला गया, और एक्सपर्ट्स ने यह देखा कि वो नाव असिमेट्रिक बनी थी। नाव ऑब्वियसली पानी में अगर तैरना है तो उसको सभी डायरेक्शन से वो सेम चाहिए, राइट, लेकिन उसका वेट किसी एक साइड में ज्यादा, किसी एक साइड में कम था, और बहुत सारे स्पेकुलेशंस किए गए। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग रीजन बता दूं, आर्कियोलॉजिस्ट ने यह फाइंड आउट किया है कि वहां पर एक 4 अलग अलग रूलर, यानी जो रूलर्स है वो मिले। रूलर्स यानी जो इस पे हम मेजरमेंट करते हैं। एक्चुअली उन 4 में से 2 रूलर्स ऐसे थे जिनका कैलिब्रेशन 12 इंच के फीट का था, और कुछ रूलर्स ऐसे थे जिनका कैलिब्रेशन 11 इंच के फीट का था। यानी देखो, एक्चुअली स्वीडन में उस वक्त 12 इंच का जो डिस्टेंस होता है उसको 1 फीट कहा जाता था। लेकिन एम्स्टरडेम, राइट, वो 11 इंच में ही एक फीट बन जाता है। शायद एक कंट्री से आए हुए, एक एरिया से आए हुए कुछ लोगों का, वर्कर्स का ग्रुप है, दूसरे एरिया से आए हुए वर्कर्स का एक ग्रुप है। एक एरिया में उन्होंने काम किया नाव के, दूसरे एरिया में किसी और ने काम किया, और इस तरीके से नाव का एक पार्ट और दूसरा पार्ट ये असिमेट्रिक बन गया। आप अभी 11th 12th में जब यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स पढ़ रहे हो, तब ये बोला जाता है कि यानी जो यूनिट्स है दैट शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। बोलते हैं ना, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। आप जहां पर भी जाओ सेम यूनिट्स होने चाहिए।
आप देख रहे हो वो क्यों लिखते हैं, उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपको यहां पर पता चला। वैसे तो छोटे मोटे रीजंस हम अपने घर के आसपास भी देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने सपोज पड़ोसी के घर में से एक ग्लास शक्कर लाई और वापस ले जाके वही शक्कर एक ग्लास वापस देना है, तो दोनों ग्लास सेम होने चाहिए भाई। नहीं तो दूसरे के घर से लाना है तब बड़ा ग्लास यूज करेंगे और वापस ले जाते वक्त छोटा ग्लास यूज करेंगे, तो ऐसा यूनिट तो नहीं चलेगा। तो यूनिट्स कैसा होना चाहिए, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड और सेम होना चाहिए एवरीवेयर, राइट। तो ये वॉसाशिप, क्या ये एग्जाम्पल इंटरेस्टिंग लगा आपको कि एक बहुत बड़ा शिप बनता है, सबसे पावरफुल शिप बनता है, लेकिन वो शिप बनाते वक्त बाकी सब चीजों का ध्यान रखा गया, लेकिन इस चीज का ध्यान नहीं रखा गया कि मेजरमेंट की सिस्टम हर जगह पर सेम यूज की जाएगी। इस वजह से शिप का एक साइड दूसरे साइड से हेवी बन गया। और ऑब्वियसली जब सिमेट्री नहीं रहेगी, नाव में सिमेट्री नहीं रहेगी, तो ऑब्वियसली डोंगा तो डूबना ही है। ओके, तो ध्यान में रखो जरा, एग्जाम में हमारा भी डोंगा नहीं डूबे, इसके लिए हम लोग भी थोड़ा सा ध्यान रखें हमारे पढ़ाई की तरफ वगैरह। ओके, तो चलो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है हॉफन ब्रिज, सॉरी यहां पर, ओके आई थिंक लॉफनबर्ग ब्रिज, या इट्स लॉफनबर्ग ब्रिज। लॉफनबर्ग ब्रिज का क्या किस्सा है, अब सुनो, इस किस्से को भी सुनो। एक्चुअली ये एक गांव है, राइट, लॉफनबर्ग। ये दो अलग अलग सपोज कंट्रीज के बीच में आ रहा है। ओके, और ये दो अलग अलग कंट्रीज के बीच में आ रहा है, और यहां पर जब नदी के ऊपर एक ब्रिज बन रहा है, तो वो ब्रिज बनाने का काम दोनों ओर से शुरू हुआ। ठीक है, तो अब ये दोनों साइड से ब्रिज बनाते आए, ब्रिज बनाते आए, और बीच में जब ब्रिज नजदीक नजदीक बनते आया, दोनों इस साइड से भी बनते आया, इस साइड से भी बनते आया, जब बीच में वो कंप्लीट होते आया, तब पता चला कि उसमें से एक साइड 54 सेंटीमीटर हायर था देन अदर। यानी ब्रिज तो बना, लेकिन एक साइड कुछ ऊपर थी, दूसरी साइड नीचे नीचे रह गई थी। सो ऑब्वियसली दोनों साइड से ब्रिज बनाया और बीच में जुड़ ना पाया। ऐसा क्यों हुआ? एक्चुअली ऐसा है कि सी लेवल, हम लोग जब भी हाइट मेजर करते हैं तो सी लेवल से शुरू करते हैं। इंजीनियर्स ने, बाकी सब लोगों ने परफेक्ट कैलकुलेशन किया, सब कैलकुलेशंस परफेक्ट किए, लेकिन जहां से हाइट मेजर करना शुरू करना था उसमें गड़बड़ ये हो गया कि जर्मनी क्या करता था, जर्मनी नॉर्थ सी के रिलेशन में सी लेवल मेजर करता है, राइट, और स्विट्जरलैंड, फ्रांस, ये देश जो है वो मेडिटेरियन सी का लेवल जो है वो सी लेवल मानता है। अब इन दोनों सी लेवल में 27 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, राइट। अब ये 27 सेंटीमीटर का डिफरेंस ध्यान में रख के बनाना शुरू करना चाहिए ना, बाकी आप कैलकुलेशन ठीक कर लो, राइट। यानी आपने क्या किया, आपने ये बताया कि अच्छा दो वॉल्स बनाने हैं और दोनों साइड के वॉल्स सपोज 10 फीट बनाने हैं, लेकिन भाई एक साइड की जमीन ऑलरेडी ऊपर होंगी, तो उस तरीके का तो ध्यान रखना पड़ेगा ना जब हम बनाएंगे। तो ओके, हुआ ये कि वहां पर इंजीनियर्स ने ध्यान तो रखा, लेकिन गड़बड़ ये हो गई कि 27 का डिफरेंस ऑलरेडी था, निकल आया 54। ये मेरे ख्याल से गड़बड़ हम जैसी गड़बड़ हो गई, हम जैसे स्कूल में करते थे ना, यानी सब्ट्रैक्ट तो करना था, लेकिन जहां से करना था वहां के करने पे जगह पर दूसरी जगह से कर दिया। शायद जो साइड 27 सेंटीमीटर ऊपर थी उसमें 27 कम करके करने के जगह पर 27 और जोड़ दिए, और टोटल मिलाकर 54 सेंटीमीटर का गैप आ गया, राइट। अब कैसे वैसे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके ब्रिजेस तो बना लिए, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल जो काफी फेमस है पूरे दुनिया में, वो बना। अब मुझे तो ये पक्का लगता है कि हमारे गांव के भी ब्रिजेस हम लोग देखें तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, राइट, लेकिन उनको उतना फेमस लाइमलाइट में हम लोग नहीं लाते क्योंकि हम लोगों के ज्यादा एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है शायद। हाँ, लेकिन एक्सपेक्टेशंस बढ़ाने पड़ेंगे और इस तरीके के एरर्स तो अवॉइड जरूर होने चाहिए। तो देखो, पहले वाले एग्जाम्पल में यूनिट की गड़बड़ हो गई, यानी एक्चुअली स्टैंडर्ड यूनिट नहीं था। अब दूसरे बार में क्या है ना कि जो बेंचमार्क बोलते हैं, स्टैंडर्ड मेथड नहीं है सी लेवल मेजर करने का। हर गांव में यानी सॉरी हर देश में अगर सी लेवल मेजर करने का जो लेवल है वो अलग अलग रहेगा, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा भाई जब भी हाइट मेजर कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, जिसके वजह से एक मिस्टेक पकड़ी गई। तो ये एग्जाम्पल चलो आपको ध्यान में आ गया होगा। चलो अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं हमारे। चलो बढ़े हम लोग।
हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलो। सो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, ओके, ये है मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर। मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर, सुनो भाई, बड़े ध्यान से सुनना। एक्चुअली एक सैटेलाइट जैसे डिजाइन किया गया, प्रोब, प्रोब समझते हो आप, राइट, जिससे हम लोग नई नई चीजें पता करते हैं किसी प्लैनेट के बारे में या किसी जगह पर। तो एक्चुअली एक मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर करके बनाया गया, और ये ऑर्बिटर पूरे अब्जों रुपए खर्च करके बनाया तो गया, यहां से छोड़ा गया अर्थ से, मार्स के पास पहुंचा, और मार्स के पास पहुंचने के बाद जब मार्स को चक्कर लगाना था, चक्कर लगाते लगाते गिर गया मार्स पे, गई भैंस पानी में। एक्चुअली भाई गलती जो है वो ग्रहों की नहीं होती, हमारे तरफ बोलते हैं कि ग्रहों की शांति नहीं की इस वजह से, यानी बुध की शांति नहीं की उसके वजह से शायद वो सैटेलाइट बुध पे गिर गया। ऐसा कुछ नहीं भाई, गिनती तो इंसान करता है, राइट, और गलती अगर हम लोग कर रहे हैं तो वो इंसान की तरफ से ही होगी। अब ये गलती क्या थी? सो ऑब्वियसली मैं जैसे बता रहा हूं 1999 में ये प्रोब गिर गया। अब सुनो भाई क्या हुआ था, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। हुआ ये कि एक्चुअली जिस सॉफ्टवेयर से, राइट, इंपल्स कैलकुलेट करना था, आप लोगों को इंपल्स करके एक मालूम होगी प्रॉपर्टी, राइट, इंपल्स यानी फोर्स इनटू टाइम जो प्रॉपर्टी होती है, राइट, फोर्स इनटू टाइम। तो ये इंपल्स इंपल्स कैलकुलेट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज किया, उस सॉफ्टवेयर ने रिजल्ट दिया पाउंड फोर्स सेकंड्स, यानी न्यूटन सेकंड्स में देने के जगह पर कौन सा दिया, पाउंड फोर्स सेकंड्स में रिजल्ट दिया। अब एक सॉफ्टवेयर ने रिक्वायर्ड इंपल्स का कैलकुलेशन बताया, वो कैलकुलेशन दूसरे सॉफ्टवेयर में डालना था सपोज, जिससे ट्रैजेक्टरी कैलकुलेट करनी थी। द ट्रैजेक्टरी कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर देन यूज दिस रिजल्ट्स टू अपडेट द प्रेडिक्टेड पोजीशन ऑफ द स्पेसक्राफ्ट, और ये न्यूटन सेकंड्स में एक्सपेक्टेड था। तो देखो, जो सॉफ्टवेयर ट्रैजेक्टरी कैलकुलेट करना था उसमें डेटा किस में फीड करना था, न्यूटन सेकंड में। तो दूसरी जो कंपनी थी जिन्होंने डेटा देना चाहिए था वो किस में देना चाहिए था, न्यूटन सेकंड में, लेकिन उन्होंने किस में दिया, पाउंड फोर्स और सेकंड में दे दिया। बस कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई, राइट, और जिस लेवल से, जिस हाइट से उस यानी प्रोब को मार्स के अराउंड घुमाना था उससे काफी नीचे आ गया, और वो मार्स के यानी जो एटमॉस्फेयर में घुस गया, और उसके वजह से सपोज वो फिर से हमने कभी नहीं देखा। अब जो रुपए नासा के पानी में गए। अब वो जो दूसरी कंपनी थी जिन्होंने शायद पाउंड फोर्स और सेकंड्स ये यूनिट में इंपल्स बताया था, उनकी गलती थी क्या? तो एक्चुअली नासा के मैक्सिमम लोग बोलते हैं नहीं, गलती नासा के ऑफिसर्स की है, क्योंकि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हर चीज सही यूनिट्स में आ रहा है कि नहीं और सही यूनिट्स में रखा जा रहा है कि नहीं, उसकी तरफ ध्यान देना जरूरी है। तो आप देखो भाई आप समझ रहोगे, राइट, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्रीतम, राइट। तो ये कंपनियों के बारे में आप पता करोगे तो मजा चलेगा, लेकिन हाँ इस कंपनी को दोष नहीं दिया गया। दोष किसका रहेगा भाई, हमारा प्रोजेक्ट है तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कितना एरर हो रहा है और क्या हो रहा है। अब आप सिर्फ इतना सिंपली सोचकर देखो भाई, आप आंसर निकालते हो तो अगर आपने यूनिट नहीं लिखा तो आधा मार्क कट होता है, और हम में से कुछ लोग जाके टीचर्स के पास झगड़ते हैं, सर बाकी का आंसर तो बहुत परफेक्ट आ गया, यूनिट नहीं लिखा तो थोड़ा दे दो ना मार्क्स। मैं तो बोलता हूं यूनिट नहीं लिखा तो 0 मिलना चाहिए यार। क्यों? क्योंकि यूनिट नहीं लिखा तो इतनी गड़बड़ हो जाती है, या यूनिट की तरफ नहीं ध्यान दिया तो इतनी सारी गड़बड़ हो जाती है। सो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड कि यूनिट्स सही ढंग से यूज करना, जिस कैलकुलेशन में मैं कोई क्वांटिटी यूज कर रहा हूं वो ठीक से है कि नहीं। यानी मैंने एक न्यूटन्स काइनेमेटिकल इक्वेशन में बाकी सभी के सभी मीटर और सेकंड में यूज किए और एक ही डाटा सेंटीमीटर में लिख दिया, तो गड़बड़ तो होनी है ना भाई, राइट। तो ये गड़बड़ जो है, ये गड़बड़ हमें ही अवॉइड करनी पड़ेगी। तो आप लोग समझ पा रहे हो? हाँ, यूनिट्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हैव यू अंडरस्टूड दिस थर्ड एग्जाम्पल? चलो, तो ये थर्ड एग्जाम्पल ध्यान में आ गया होगा, तो और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। यस, ओके, तो ये है गिम्बली ग्लाइडर, इसको बोलते हैं गिम्बली ग्लाइडर। ये एक फेमस किस्सा है जिसके बाद ये गिम्बली ग्लाइडर करके ये प्लेन फेमस हो गया था। सो ये बात है 1983 की। एयर कनाडा का एक एरोप्लेन, राइट, हवा में उड़ रहा था, और हवा में ही पता चला कि भाई
तेल तो खत्म हो गया। गाड़ी में जो पेट्रोल यानी जो प्लेन का जो फ्यूल है वो प्लेन में ही खत्म हो गया, लेकिन प्लेन क्रैश नहीं हुआ भाई। हाँ सर्वेश, प्लेन क्रैश हो सकता था लेकिन बच गए। पायलट थोड़ा सा होशियार था, उसने ग्लाइडर का जो कंसेप्ट रहता है ना, कम फ्यूल में भी हम लोग ग्लाइडिंग से आराम से वो उतारेंगे, तो गिम्बली करके एक प्लेस है वहां के रनवे पे उसने सेफली उसको उतार दिया। किस्सा बहुत फेमस हो गया, तब से उस प्लेन को गिम्बली ग्लाइडर करके बोला जाता है। तो भाई मेरा क्वेश्चन तो ये है कि कैलकुलेशन गलत हो गए, और कैलकुलेशन गलत होने की वजह से अगर बीच रास्ते में गाड़ी का तेल खत्म हो गया तो ठीक है, दोस्त को फोन लगा के थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन दोस्त फोन यानी लेके आ जाएगा। अब आप सोचो यार, हवा में प्लेन में तेल खत्म हो गया बीच में, तो क्या करेंगे? तो यही तो गड़बड़ है। चलो गिम्बली ग्लाइडर बच गया, लेकिन हम लोग अगर पायलट बने या हमारे तरफ प्लेन का कोई काम आ गया तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे, बीच हवा में तेल खत्म ना होने पाए। तो हुआ क्या था? हुआ ये कि 1970s में कनाडा ने मेट्रिक सिस्टम यानी यूनिट्स की जो सिस्टम होती है, पहले कनाडा दूसरी सिस्टम यूज करता था शायद पाउंड वगैरह यानी ब्रिटिश सिस्टम, अब वो मेट्रिक सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। ब्रिटिश सिस्टम कौन सी है? फुट पाउंड सेकंड्स वाली। अब मेट्रिक सिस्टम कौन सी है? हमारी मीटर किलोग्राम और सेकंड वाली। तो कनाडा ने 1970 में ये शिफ्ट किया, और अब कनाडा के सभी लोग पुरानी सिस्टम से नई सिस्टम में आ गए। अब वो जो प्लेन है, जिस प्लेन का बताया जा रहा है, वो पहला ऐसा प्लेन है, राइट, कि जो मेट्रिक मेजरमेंट की तरफ स्विच हुआ, पुराने मेजरमेंट से नए मेजरमेंट में। करेक्ट। अब प्लेन का उस वक्त क्या हुआ कि जब प्लेन में फ्यूलिंग किया जा रहा है, तब प्लेन का जो फ्यूल दिखाने वाला गेज है, इतना फ्यूल है करके दिखाने वाला, वो गेज खराब हो गया। गेज खराब हो गया तो इन लोगों ने क्या किया, ड्रिप स्टिक करके होता है, जो ड्रिप स्टिक करके कितना तेल है हाइट उसका गिनते हैं, और फिर डायमेंशन का पता लगा के, यानी जो टैंक है उसके टैंक का डायमेंशन का पता करके टोटल मिलाकर कैलकुलेट किया जाता है कि फ्यूल कितना है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही हो। हाँ बिल्कुल, पायलट की वजह से लाखों लोग बच गए, लेकिन यार जिसने यूनिट का कन्वर्जन भूल गया, उसके वजह से लाखों लोगों का, सॉरी लाखों नहीं लेकिन प्लेन के लोगों का जान तो खतरे में आ गई थी। तो चलो थोड़ा सा ध्यान देते क्या किया उन्होंने। ड्रिप स्टिक से कितना फ्यूल है, कितना हाइट है करके गिना, और कैलकुलेशन करके कितना फ्यूल होगा वो कैलकुलेट किया। लेकिन गड़बड़ ये हो गई कि ऐसा करते वक्त वो लोग ये भूल गए कि यूनिट सिस्टम कौन सी है। दे कन्वर्टेड द मेजरमेंट इनटू मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम इनटू दैट ऑफ वेट, लेकिन ऐसा करते वक्त उन्होंने गड़बड़ कर दी। जो मेट्रिक सिस्टम और ये दूसरी सिस्टम ब्रिटिश सिस्टम पुरानी, नई मेट्रिक सिस्टम, इसमें गड़बड़ हो गई और कैलकुलेशन गलत हो गया। पायलट को लगा, सब लोगों को लगा कि प्लेन आराम से पहुंच जाएगा, और बीच रास्ते में हवा में ही प्लेन का तेल खत्म। राइट, ओके। सो चलो भाई, ये भी ध्यान में आ गया। कैसा लगा ये एग्जाम्पल? सीखने लायक है कि नहीं इसमें कुछ? ओके, सो चलो अब अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। सो अगला एग्जाम्पल, ओके, किसी को मालूम है ये हबल टेलीस्कोप है एक्चुअली। मेरे हिसाब से ना रिसेंट टाइम्स में ह्यूमन पूरे हिस्ट्री में ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हबल टेलीस्कोप। हबल टेलीस्कोप यानी सैटेलाइट जैसे हमने एक टेलीस्कोप लगा के यानी लगा दिया है नासा ने, राइट। वो टेलीस्कोप अर्थ के अराउंड घूमते रहता है, और वहां से ये एक बहुत बड़ा टेलीस्कोप है, वो पूरे ब्रह्मांड की तस्वीरें लेता है। जिससे ऐसी चीजें, एक्चुअली अर्थ से अगर हम लोग कुछ ऑब्जर्व करने जाए तो ड्यू टू पोल्यूशन एंड पूरा एयर वगैरह जितना प्रेजेंट है उसकी वजह से इतना अच्छे पिक्चर्स नहीं बनेंगे। तो ये टेलीस्कोप ने ना इतने जबरदस्त जबरदस्त पिक्चर्स दिए हैं हमें, बहुत ही इंटरेस्टिंग। आप अगर देखोगे ना हबल टेलीस्कोप के पिक्चर्स, तो पूरे यानी आपको फिजिक्स से एस्ट्रोनॉमी से प्यार हो जाएगा बिल्कुल। तो इतने जबरदस्त फोटोज खींचने वाला ये हबल टेलीस्कोप, ये इसकी क्या स्टोरी है भाई? अब इसकी स्टोरी भी सुनना पड़ेगा हमें। ओके, तो ये टेलीस्कोप जो है वो 1990 में डिप्लॉय किया गया, अर्थ के ऑर्बिट में ले जाके उसको रखा गया, और उसने पहली ही इमेज भेजी, उसमें ध्यान में आया कि इमेज ब्लर्ड थी। अब आप सोचो कि एक टेलीस्कोप आपने पूरा रॉकेट से लॉन्च करके सैटेलाइट के ऑर्बिट में रखा, अर्थ से कितने तो भी माइल्स पे सैटेलाइट के ऑर्बिट में रखा,
और वो आपको पहली इमेज भेजता है और पता चलता है कि इमेजेस ब्लर्ड आ रही है, राइट। अब कैसे, यानी अब कैसे करेंगे? अच्छा हुआ कि पूरे प्लानिंग में वो टेलीस्कोप ऐसा बनाया गया था कि जिसकी सर्विसिंग पॉसिबल थी, उसको दुरुस्त करना पॉसिबल था। नहीं तो एक बार हमने सैटेलाइट छोड़ दिया और फिर से पैसे वेस्ट। हाँ, लेकिन अब क्या हुआ, अच्छा हुआ कि कुछ दिनों के बाद जब सर्विसिंग मिशन गया तो एस्ट्रोनॉट्स वहां पर गए, यानी स्पेस में गए, यानी ऑर्बिट में गए उस सैटेलाइट के, और वहां पे जाके एक ऐसा करेक्टिंग मिरर बिठाया जिससे वो ब्लर वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो भाई ये गलतियां ऐसी है, यानी कैसा है कि कुछ गलतियां ऐसी होती है कि हम करते जमीन पर है और उसको सॉल्व करने के लिए आसमान पे जाना पड़ता है, ऐसी एक गलती है ये। सो एक्चुअली हुआ क्या था? ऐसा हुआ कि एक जो रिफ्लेक्टर मिरर है, सॉरी, ओके ओके, हाँ, सो हुआ ये था कि एक्चुअली उस टेलीस्कोप का मेन मिरर जो था वो थोड़ा सा ज्यादा ही फ्लैट था, जितना नहीं होना चाहिए उतना ज्यादा फ्लैट। कितना एरर होगा? 2.2 माइक्रॉन्स। 2.2 माइक्रॉन्स, इतना छोटा एरर। लेकिन इतने छोटे एरर की वजह से ये गड़बड़ हो गई थी, राइट। यानी हमारे बाल के थिकनेस के भी 1/50th, इतना छोटा एरर। एरर समझो कितना छोटा, तो हमारा बाल अगर हम देखेंगे तो उसके 50 पार्ट करेंगे, थिकनेस के, लेंथ के नहीं बोल रहा हूं, नहीं तो लेंथ समझ बैठोगे भाई, थिकनेस बोल रहा हूं। हाँ, तो हमारे बाल का थिकनेस, उस थिकनेस के 50 पार्ट कर दो, इतना छोटा एरर। और वो दुरुस्त करने के लिए कहां पे जाना पड़ा? स्पेस पे जाना पड़ा, क्योंकि फिर इतना बड़ा, इतना इंपॉर्टेंट मिशन जो है वो तकलीफ में आ गया था, राइट। एक लोगों, यानी लोगों ने जब पता करने की कोशिश की कि ये किस वजह से हुआ होगा, तो पता चला कि शायद मेजरमेंट के मशीन पे या मिरर पे सिर्फ एक माइक्रो, एकदम छोटा सा जो पेंट का धब्बा वगैरह रह गया था, जिसकी वजह से इतना बड़ा एरर आ गया। लेकिन ये प्रॉब्लम 1993 में फिक्स किया गया, जब पहला स्पेस मिशन गया। मिशन जाके वहां पे एस्ट्रोनॉट्स ने इस एरर को दुरुस्त किया। कैसे दुरुस्त किया? उन्होंने कैंसलेशन करने के लिए एक मिरर बिठाया और उसको रिवर्स में मैच किया, जो ओरिजिनल मिरर बैठा था उसको। सो देखो कैसे एरर्स होते हैं और कैसे उसको दुरुस्त किया जाता है। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आप देखो कि हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स जो चैप्टर पढ़ते हैं, पहले हम लोग देखते हैं कि यूनिट्स क्या होने चाहिए, दुनिया भर में यूज होने वाले स्टैंडर्ड यूनिट्स कैसे होने चाहिए, उसको कैसे पढ़ना चाहिए। फिर मेजरमेंट्स कैसे करते हैं, मेजरमेंट करते वक्त वर्नियर कैलिपर से लेकर लार्ज स्केल पर, यानी अगर हम लोग देखें प्लानिटरी स्केल पर होने वाले मेजरमेंट्स और माइक्रो एटॉमिक स्केल पर होने वाले मेजरमेंट्स, उसके लिए कैसे छोटे बड़े यूनिट्स यूज करने पड़ते हैं, एरर का कैसे ध्यान में रखना पड़ता है, कितना एरर हो सकता है उसका कैलकुलेशन रख के कैसे हम लोगों को यह पता करना रहता है कि इस पर्टिकुलर ऑपरेशन में कितना एरर अलाउड है, कितना एरर अलाउड नहीं है। आपको मालूम है, इस वजह से ये पूरा का पूरा चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम लोग कई बार सिर्फ उसको क्या देखते हैं, राइट, उसमें सिर्फ चीजें याद करके करने की कोशिश करते हैं। आप सोचो जरा ये कितना इंपॉर्टेंट है। आई होप हमारे इन सभी एग्जाम्पल्स को आप लोग समझ पा रहे हो, राइट। अब एक क्वेश्चन मुझे ये पूछना था, इन पांचों जो मैंने पांच आपको अब तक बड़ी बड़ी गलतियां बताई, कौन सी इंटरेस्टिंग लगी आपको सभी? सबसे पहले हमने कौन सा देखा था? सबसे पहला जो हमने एग्जाम्पल बताया था, याद है किसी को? पहला एग्जाम्पल कौन सा बताया था? पहला एग्जाम्पल था वासा वासा वॉरशिप। दूसरा उस ब्रीच का था। तीसरा एग्जाम्पल मार्स ऑर्बिटर, मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर, करेक्ट। फिर उसके बाद कौन सा है? उसके बाद गिम्ली ग्लाइडर, और गिम्ली ग्लाइडर के बाद अभी हमने देखा हबल टेलीस्कोप। नहीं, कैसा है देखो, पढ़ते वक्त तो आपको थियरी ही पढ़ाई जाएगी, थियरी ही पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उसको खुद एक्सप्लोर करना जरूरी है कि यार इसके और क्या क्या एक्सप्लोरेशन हो सकते हैं और किस तरीके से इन चीजों के बारे में सोच सकते हैं। हम लोग ऐसा सोचेंगे तो मजा आता है, राइट। ओके, तो चलो ये हो गया इंटरेस्टिंग। ओके, थैंक यू। किसी को गिम्बली ग्लाइडर प्लेन वाला, किसी को वासा वॉरशिप वाला, राइट। मेरा पर्सनल फेवरेट तो वो नासा वाला है जो जाके बुध पे जाके उनका प्रोब जो है वो खत्म हो गया, राइट। अब ऑब्वियसली हम सबका पर्सनल फेवरेट रहेगा। हम लोग बस ये देखेंगे कि इन गलतियों से हम लोग सीखते जाएंगे, सोचते जाएंगे। तो अब मेरा क्वेश्चन ये रहेगा
या फिर आप लोग शायद ये क्वेश्चन रहेगा कि मैंने ये सारे एग्जाम्पल्स बोले, इसमें से हमें सीखना क्या है। तो जनरली हमें मालूम है कि यूनिट्स के प्रॉपर्टीज क्या होने चाहिए। यूनिट्स के प्रॉपर्टीज हमें मालूम है, अब यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए, इजीली रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई चीज हमें दूसरे जगह पर मेजर करना पड़ा, यानी हमने सपोज पूरे दुनिया में मिला के मीटर का एक ही यूनिट बनाया, फिर वो क्या पूरे दुनिया में लेके घूमेंगे कि हमें वो रिप्रोड्यूस करते आना चाहिए, लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट में, करेक्ट, और वो एक्यूरेटली डिफाइंड होना चाहिए, उसकी डेफिनेशन भी परफेक्ट होनी चाहिए। सो आई होप आप लोगों को यूनिट्स की प्रॉपर्टी ये समझ में आती हो, राइट। यूनिट्स रिप्रोड्यूस करते आना, राइट, और वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना, ये सारे चीज़ों का इंपॉर्टेंस तो मेरे ख्याल से आप हमेशा ही देख सकते हो। लेकिन साथ ही साथ आता है मेजरमेंट। मेजरमेंट करते वक्त किसी पर्टिकुलर कैलकुलेशन में कितना एरर चल जाता है ये देखना पड़ेगा, करेक्ट, और ह्यूमन एरर्स की तरफ भी ध्यान रखना पड़ेगा, अदर एरर्स की तरफ भी ध्यान रखना पड़ेगा, और हमें सिस्टम को पूरा चेक हमेशा करते रहना पड़ेगा। जो मेजर कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, किस तरीके, ये सारी चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, ये सब करते वक्त मैं बता रहा हूं कि स्टार्टिंग से एंड तक एक ऐसी सिस्टम बनानी पड़ेगी कि एरर्स तो होते हैं, हम लोग ना वैसे जैसे गलतियां बोलेंगे, जैसे वासा वॉरशिप का बोलेंगे, तो क्या था, उसका जो मैनेजर रहा होगा उस प्रोजेक्ट का, उसको मालूम रहना चाहिए कि भाई मेरे पूरे प्रोजेक्ट में सेम मेजरमेंट सिस्टम यूज होनी चाहिए, चलो बताना पड़ेगा सबको। या फिर अगर हम लोग कोई भी एग्जांपल ले, जैसे हमने नासा वाला एग्जांपल लिया, नासा वाला एग्जांपल लिया तो उसमें लोगों ने, वो जो ऑफिसर्स है उसका ध्यान रहना चाहिए था कि डाटा किस यूनिट्स में आ रहा है, किस यूनिट में जा रहा है, मैं खुद कैलकुलेट करके देखूं, रीचेक करूं, डबल कंफर्म करूं, ये पूरा देखना जरूरी है। आपको बता दूं, एक और एग्जांपल आपको बता सकता हूं मैं, फ्रेंच रेलवे का एक एग्जांपल है। उन्होंने बीच में ना एक कुछ 1000 नए ट्रेन का ऑर्डर दिया, और उन्होंने क्या किया कि 1950 के बाद बने हुए जितने भी प्लेटफॉर्म्स थे, तो उसके बीच में विड्थ कितनी है वो गिनी, और उसके हिसाब से ट्रेन का ऑर्डर दिया। ट्रेन काफी वाइड थे। ट्रेन ऑर्डर आने के बाद पता चला कि जो वहां के पुराने प्लेटफॉर्म्स थे जो यूज में थे, उनकी विड्थ उससे कम थी। यानी गड़बड़ क्या हो गई, नए ट्रेन ऑर्डर किए, लेकिन वो ट्रेन जो है वो फंस फंस जाते, क्योंकि दो प्लेटफॉर्म के बीच में उतनी जगह ही नहीं थी कि वो ट्रेन, नई वाली ट्रेन बस बैठ जाए, करेक्ट। अब मुझे बताओ, अब जिसने भी ऑर्डर किया होगा उसको पता चलना चाहिए ना। ये यानी काफी, यानी अभी एग्जांपल जो है वो काफी लाइमलाइट में आया, काफी न्यूज़पेपर में चला। अब ऑलरेडी अगर हमारे पास में प्लेटफॉर्म्स छोटे से लेकर बड़ा सब कुछ है, तो मुझे ट्रेन जो ऑर्डर करनी है वो ऐसी होनी चाहिए ना कि जो हर प्लेटफॉर्म पे फिट हो जाए। नहीं हुई। अब स्कॉट्स डायट करके भी फेमस एग्जांपल है। स्कॉट करके एक एडवेंचरर थे जो पोल्स, यानी नॉर्थ पोल साउथ पोल के एक्सपीडिशंस करते थे। उस एक्सपीडिशन ने, उन्होंने रेशन का कैलकुलेशन किया कि हमारे पूरे टीम को कितना कैलोरीज रोज लगेगा। हाँ, फिर ट्रेन का क्या किया, अच्छा क्वेश्चन, मैंने तो ये बताया ही नहीं। तो ऐश्वर्या, उन्होंने फिर आगे क्या किया, उनको पूरे ट्रेन तो नहीं बदल सके, उनको जो पुराने प्लेटफॉर्म्स थे उनका फिर से मरम्मत करवानी पड़ी। यानी हर प्लेटफॉर्म को, जो पुराने प्लेटफॉर्म थे उनको करोड़ों का फिर से खर्चा करके उनकी विड्थ बढ़ानी पड़ी, राइट। और तो इस तरीके से पहले तो ट्रेन का खर्चा अलग, और फिर ऊपर से यानी जो प्लेटफॉर्म्स है उनको ठीक करने का खर्चा अलग, तो ऐसा खर्चा उनको करना पड़ा। और एक एग्जांपल मैं जो स्कॉट्स का बता रहा था, तो ये स्कॉट्स का इन्होंने क्या किया ना, रेशन का कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया। ज्यादा ही खर्चा हो गया, यस कीर्तिराज, ज्यादा ही खर्चा हो गया, ध्यान नहीं रखा तो खर्चा तो हो ही जाता है। अब दूसरा वाला एग्जांपल, लास्ट वाला एग्जांपल बता देता हूं, कैलकुलेशंस में गड़बड़ क्या है। ओके, अब स्कॉट्स डाइट में क्या हुआ, उन्होंने एक्सपीडिशन पे जाना था, तो ठंडे एनवायरनमेंट में जाना पड़ेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके हिसाब से रेशन का कैलकुलेशन किया कि हर पर्सन को रोज कितना कैलोरीज लगेगा, उसके हिसाब से डाइट क्या होना चाहिए। लेकिन वो कैलकुलेशन पर पर्सन 3000 कैलोरी से कम हो गया, जिसके वजह से स्कॉट और उनकी टीम एक्सपीडिशन से कभी वापस नहीं आई, वो बर्फ में ही मर गए, उधर ही खत्म हो गए। कैलकुलेशंस, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, कैलकुलेशंस परफेक्ट रखना, एरर के लिए स्कोप रखना, और चीज़ों को सही तरीके से कैलकुलेशन करना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ हमारी खुद की नहीं, काफ़ी सारे लोगों की जान और पूरे देश का, पूरे दुनिया का, पूरी मानव जाति का जो रिसोर्सेस है, पैसा है, वो दांव पर लगता है। यू नो
कि हमारा जो ये चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स हमारे सिलेबस में दिया जाता है, वो कुछ ऐसे ही नहीं दिया जाता कि हमारे सिलेबस में जगह नहीं है तो चलो एक चैप्टर ठूस दो। भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, राइट। आई होप आज आपको ये चैप्टर का इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा हो और ये एग्जाम्पल बड़े इंटरेस्टिंग लगे हो। मुझे हमेशा लगता है कि ऐसे एग्जाम्पल्स, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स हमें भी मालूम रहने चाहिए जब हमें एक दूसरे को। हाँ प्रीतम, एक्चुअली स्कॉट्स की डायरी से उनके एंट्रीज वगैरह जो पता चलते थे उसके हिसाब से लोगों ने कैलकुलेशन किया और उसके उसके ऊपर से हमें पता चला आज के डेट में। लेकिन हाँ, आप लोग इसके बारे में और भी पढ़ सकते हो। प्रीतम, यू कैन श्योरली रीड अबाउट इट। सो डियर स्टूडेंट्स, प्रीतम हमारा काफ़ी पुराना स्टूडेंट है जो अभी VNIT में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। सो थैंक यू प्रीतम फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थैंक्स बोलने की तरफ। सो मैं थैंक्स बोल रहा हूं, आपको नहीं, खुद को। आपको क्यों थैंक्स बोलो यार, मैंने ही सेशन लिया। तो चलो ये सेशन यहीं पर एंड करते हैं और आप लोग, अब आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो मुझसे पूछ सकते हो। तो चलो, आपके कमेंट्स में आपको अगर कुछ डाउट्स है, इस पे बात करना चाहे तो हम लोग कर सकते हैं। और अगर ये सेशन आपको इंटरेस्टिंग लगा तो आपको इस सेशन के बारे में पोस्ट करना है, लिखना है, हमारा ब्रोकन अंडा चैनल को सब्सक्राइब करना है और FB पे भी पोस्ट करना है। और अगर आप रिक्वेस्ट करते हो तो इस तरीके से हम लोग और अच्छे अच्छे सेशंस लेते रहेंगे। सो गाइस, इंटरेस्टिंग लगा? ओह यस मोहित, थैंक यू थैंक यू। गुड 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 गुड। यस, अभी करेंगे, अब आगे बढ़ेंगे। एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूं, एक्चुअली हुआ क्या। मोहित, मैं लास्ट टाइम ही आपको बोल रहा था कि हम लोग अभी लाइव सेशंस करेंगे, लेकिन अपना ये जो यूट्यूब का ऐप था वो अभी तक एक्टिव ही नहीं हो रहा था। वो कल मॉर्निंग में एक्टिव हुआ है और कल से मैंने इस पे एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए हैं। जल्दी ही हम इस पर ज़्यादा सेशन लेंगे और मैं आप लोगों से रेगुलर बात करूंगा। थैंक यू सर्वेश। यस, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इंटरेस्टिंग बनाते रहेंगे हम अपने स्टडीज को। तो चलो, थैंक यू गाइज, बाय बाय। थैंक यू रिचा, थैंक यू श्रृंखल। बाय बाय। चलो, सो आई एम गोइंग टू एंड द सेशन हियर। थैंक यू वेरी मच। बहुत मजा आया आप लोगों से बात करके।